चलिए बेटा ना स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज एमओटी। टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करी थी कि हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो वो टॉपिक कौन सा आ जाता है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो लगभग लगभग इस टॉपिक पे हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, पर पहली बात हमको ये समझनी है कि ये टॉपिक हमें कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है उसको समझते हम लोग। ठीक है, हमारे सिलेबस में बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें डायटोमिक स्पीशीज के लिए पढ़ना है। याद करिए मैंने आपको बोलता है चैप्टर में जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो या तो डायटोमिक के लिए पढ़ेंगे या पॉलीएटॉमिक के लिए पढ़ेंगे। वीबीटी हमने किसके लिए पढ़ा था? डायटोमिक। हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए पढ़ा था? पॉलीएटॉमिक। डाइपोल मूवमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो डायटोमिक पॉलीएटॉमिक दोनों के लिए निकल रहा था। बॉन्ड एंगल हमने पॉलीएटॉमिक के लिए पढ़ा था। वैसे एमओटी हमें किसके लिए पढ़ना है? डायटोमिक के लिए। हालांकि इतना हमें जानकारी होना चाहिए कि जो एमओटी है ये पॉलीएटॉमिक पर भी काम करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें इसको सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे तब हमें इसे अप्लाई करना होगा। तो लिखिएगा, टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, कॉमा बॉन्ड स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, bond energy, to determine bond order, bond strength, bond energy, bond stability in diatomic species, in diatomic species, in diatomic species having 1 to 20 electrons, having 1 to 20 electrons, एक से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी को निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब एक सवाल ये उठता है कि सर जब डायटोमिक के लिए हम पहले से वीबीटी पढ़ रहे थे तो हमें फिर डायटोमिक के लिए एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ ड्रॉबैक्स से वीबीटी के क्या ड्रॉबैक्स आइए उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वीबीटी जो है ना वो मैग्नेटिक नेचर को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने किसको लिया बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब ये याद करिए ये बॉन्ड कैसा? आयनिक है कि कोवेलेंट है? कोवेलेंट है ना। नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। तो अब इस बात को समझिएगा कि यहां पर जो पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा? 1s2 2s2 2p4, और इसको अगर हम डब्बे से रिप्रेजेंट करें तो ये 2s2 आया और यहां पर क्या आया? 1 2 3 और 4, ये आ गया 2p4। इस ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड है बेटा? 2। अब जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा ना उसका भी तो डब्बा ऐसे ही बनेगा, उसके पास भी 2s में 2 है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। अब देखो इसके पास जो अनपेयर्ड था उसने इसके अनपेयर्ड के साथ पेयरिंग कर ली होगी और इसके अनपेयर्ड ने इसके अनपेयर्ड के साथ पेयरिंग कर ली होगी। इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया बेटा? डबल बॉन्ड बन गया। अब मुझे बताओ जब ये डबल बॉन्ड बन गया तो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। यहां कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं। यहां कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं। और ये जो अनपेयर्ड थे इन्होंने तो पेयरिंग कर ली, तो यहां भी अनपेयर्ड और यहां भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और मान लो किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? डाया मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये जो आपको स्पीशीज दिख रहा है O2, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होना चाहिए था? डाया। क्यों होना चाहिए था डाया? क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन हकीकत में जब O2 को देखा गया ना तो O2 का नेचर डाया मैग्नेटिक नहीं मिला। कैसा मिला बेटा? पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलता है बेटा? जो भी चीज पैरामैग्नेटिक होती है ना उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन कुछ ना कुछ शो करता है। तो O2 को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया गया तो उसने अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाया, उससे ये पता चला कि वो पैरा है। लेकिन वीबीटी के हिसाब से जब हम समझ रहे हैं तो वीबीटी के हिसाब से वो कैसा निकल के आ रहा है बेटा? डाया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इन बातों को समझाने के लिए हम लोगों को एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी और उस नई थ्योरी को क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको पढ़ेंगे, O2 को पढ़ेंगे आगे जाके अगले लेक्चर में, तो आपको ये दिखेगा कि O2 कैसा निकल के आता है बेटा? पैरा मैग्नेटिक। तो एक काम करें, हेडिंग तो आपने लिख लिया, उसमें क्या क्या क्वेश्चन करने। अभी जो O2 वाली बात है मैं लिखवा देता हूं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वीबीटी का, जो कि पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 molecule, according to VBT, O2 molecule, O2 molecule should have been diamagnetic,
should have been diamagnetic, but in reality, it is found to be, but in reality it is found to be paramagnetic. But in reality it is found to be paramagnetic with two unpaired electrons, with two unpaired electrons. मतलब हमको अभी क्या दिख रहा है कि अभी इसके अंदर तो कोई भी अनपेड नहीं, लेकिन जब O2 मॉलिक्यूल को आप MOT से सॉल्व करेंगे आगे जाके लेक्चर्स में, तो आपको दिखेगा कि O2 के अंदर कितने अनपेड निकल के आएंगे, दो अनपेड निकल के आएंगे। और वो दो अनपेड किसके अंदर होंगे, ध्यान से देखिएगा, वो होंगे पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। ये एक एक दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको लिख लीजिए आप। इसका मीनिंग क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, बस अभी इस रिप्रेजेंटेशन को नोट डाउन कर लीजिए। पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। चलिए ना। अब ये सारी बातों को लिखने के बाद एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे, वन बाय वन लिखेंगे क्या है। तो मैं पॉइंट्स आपको बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए एक एक करके, फिर उसको समझाता हूं एक साथ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form two molecular orbitals. Two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. Two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. One is bonding molecular orbital BMO. One is bonding molecular orbital BMO. One is bonding molecular orbital BMO, and the other is anti-bonding molecular orbital ABMO. And the other is anti-bonding molecular orbital ABMO. And the other is anti-bonding molecular orbital ABMO. ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, atomic orbitals of almost equal energies, atomic orbitals of almost equal energies and proper symmetry, almost equal energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. Almost equal energy and proper symmetry combine to form molecular orbitals. Combine to form molecular orbitals. आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, bonding molecular orbitals are lower in energy. Bonding molecular orbitals are lower in energy, whereas anti-bonding molecular orbitals are ABMO लिख लो शॉर्ट में, whereas ABMO are higher in energy. ABMO are higher in energy with respect to parent atomic orbitals. With respect to parent atomic orbitals. With respect to parent atomic orbitals. अगला पॉइंट लिखेंगे, molecular orbitals are polycentric. Molecular orbitals are polycentric, whereas atomic orbitals are monocentric. Atomic orbitals are monocentric. अगला पॉइंट लिखें,
BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है, BMO stabilizes the molecule, BMO stabilizes the molecule, whereas ABMO, anti-bonding molecular orbital, destabilizes it. BMO stabilizes the molecule, whereas ABMO destabilizes it. अगला पॉइंट लिखें, the total energy of atomic orbitals, is equal, the total energy of atomic orbitals is equal to the total energy of molecular orbitals formed. Total energy of atomic orbitals is equal to the total energy of molecular orbitals formed. Total energy of the molecular orbitals formed. Next point लिखें इसके बाद, the filling of electron in molecular orbitals are in accordance to Aufbau's rule, Pauli's rule, and Hund's rule. Are in accordance to Aufbau's rule, Pauli's rule, and Hund's rule. Are in accordance to Aufbau's rule, Pauli's rule, and Hund's rule. ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा। अब इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है, इसको एक एक करके हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं। पूरी थ्योरी को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनते जाइए, पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन अपन ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला जो पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट को समझिएगा। जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वही कहानी यहाँ पर भी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में गए, 2, तो इनसे 2 क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, दूसरी बात, क्या कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकते? तो नहीं, वही 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी बराबर या कंपेरेबल होगी और साथ ही साथ उनकी सिमेट्री भी सेम होगी। इसका मतलब ये होता है कि बेटा 1s के साथ 1s ही कंबाइन होगा, 2s के साथ 2s ही कंबाइन होगा, 2px के साथ 2px ही कंबाइन होगा, 2py के साथ 2py ही कंबाइन होगा और 2pz के साथ 2pz ही कंबाइन होगा। हमें इतनों की जरूरत है, इसके आगे की जरूरत नहीं, इसलिए हम इतनों को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि px के साथ py कंबाइन हो जाए, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। इसकी सिमेट्री x एक्सिस पर है, उसकी सिमेट्री y पर है। तो वही 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी भी बराबर हो और जिनकी सिमेट्री भी बराबर हो, और इसीलिए s के साथ s, 2s के साथ 2s, px के साथ px, py के साथ py, pz के साथ pz। अब जब ये मिक्स होंगे, ये 2 मिक्स होंगे तो 2 नए क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, इनमें से एक मॉलिक्यूलर, मान लो ये इधर से इधर जाने पर एनर्जी का लेवल है, किसका लेवल है, एनर्जी का। तो मान लो ये 1s है और 1s है, तो 1s का ये एनर्जी का जो लेवल है वो यहाँ है। ठीक है ना, तो इनकी जो टोटल एनर्जी है ना वो इन दोनों में बढ़ जाएगी, तो कुछ एनर्जी इसकी कम हो जाएगी और उतनी एनर्जी ये गेन कर लेगा। मतलब इन दोनों की टोटल एनर्जी और इन दोनों की टोटल एनर्जी का सम क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब होगा क्या कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको क्या बोला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। तो हमने शायद ये एनर्जी वाला पॉइंट लिखा है, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइजर तो लिखा हुआ है, BMO आर लोअर इन एनर्जी, ये ऐसा कुछ पॉइंट है, पक्का देख लो। स्टेबलाइजर्स लिखा है, 3rd नंबर पे है। ठीक है, हाँ, तो देख लें BMO की एनर्जी क्या होगी बेटा, लोअर, और ABMO की एनर्जी क्या होगी, हायर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इसकी एनर्जी कम है तो जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब ये होगा
कि बीएमओ मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा, और ये मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, डीस्टेबलाइज करेगा या अनस्टेबल करेगा, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आया। इसके अलावा सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या बोला गया है कि एटम, अब ये जो पूरी कहानी चालू हुई ना, ये कहानी चालू हुई कैसे, समझिएगा बेटा। ऑक्सीजन में जब अपन ये इलेक्ट्रॉन को भर रहे थे, है ना, ये ऑक्सीजन का एटम था कि मॉलिक्यूल था, एटम, और एटम एटम मिलके क्या बना रहे, मॉलिक्यूल। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, बट एक्चुअल में जब ये दोनों अकेले थे तब तो ये एटम थे, तब तो इन डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरा गया होगा, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बन गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इन डब्बों में भरा ही नहीं गया है। एटम के अंदर मिलने वाले, जैसे मैंने बोला कोई भी सोडियम वोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, इसका जो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, बेटा इसके अंदर भी डब्बे, इसके अंदर भी डब्बे। किसी एटम में मिलने वाले डब्बों को क्या बोला जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब आप कोई मॉलिक्यूल लेते हो तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन इनमें अगर आप भर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये डब्बे तो एटम के होते हैं, ये मॉलिक्यूल के होते ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल के जो डब्बे बनते हैं उनके लिए ये पूरी थ्योरी बनाई गई है। नाम देखो थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटम के ऑर्बिटल की कहानी नहीं बता रहा है, ये किस की कहानी बता रहा है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये किसके अंदर आता है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे ना, वो ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, वो अभी हमने समझा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो उसके बदले क्या बनाएगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएगा उनमें से एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसको हम बीएमओ और एबीएमओ बोलेंगे। एक स्टेबलाइज करेगा, एक डीस्टेबलाइज करेगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर अभी समझी। अब मैं और कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनते जाइएगा। एक्चुअल में हमने अभी लिखा कि हमें जो एमओटी पढ़ना है वो कितने लेवल का पढ़ना है बेटा, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे 20 इलेक्ट्रॉन तक भरने के लिए डब्बे तैयार करने हैं। एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो बेटा मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डब्बे चाहिए, 10 डब्बे। और मुझे अगर 10 डब्बे चाहिए तो बेटा 10 डब्बे के लिए मुझे 10 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 10 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स करना है ना, तो बेटा हम लोगों को, मैंने बोला हमें जो डायटॉमिक पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है एमओटी, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ना है। तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा मान लो इसकी एनर्जी 1s 2s 2px 2py 2pz। अफवाह रूल याद करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 1s, फिर 2s, फिर 2p। 2p में कितने डब्बे होते हैं, 3। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है, या अपन ने ऐसे लिख दिया। वैसे यहां पर आइए, ये कौन है बेटा 1s, ये कौन है बेटा 2s, ये कौन है बेटा 2px, ये कौन है बेटा 2py और ये कौन है बेटा 2pz। क्यों इनको इनके सामने लिखा, क्योंकि सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री वाले ही तो आपस में कंबाइन होंगे। अब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो इस ए का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और इस ए का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये मिलके क्या बनाने वाले बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब 1s और 1s आपस में मिक्स हुए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, तो 2 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक की एनर्जी इनसे कम होगी और एक की एनर्जी इनसे ज्यादा। अब उनका नाम क्या होगा, 1s और 1s से मिलकर बना है, इसलिए उनका नाम भी क्या होगा, 1s और 1s। सुनते आइएगा। अच्छा 2s और 2s जब आपस में कंबाइन होंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो क्योंकि 2s 2s से मिले तो उनके नाम भी क्या होंगे, 2s और 2s। ये लिखना नहीं है, सुनते जाइए, इसको डायग्रामेटिकली बनाएंगे हम लोग। फिर 2p और 2px आपस में जब कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनका नाम भी क्या होगा, 2px और 2px। और इसी तरीके से अगर 2py 2py कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे 2py 2py। और इसी तरीके से अगर 2pz और 2pz कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे 2pz और 2pz। लेकिन एक बात बताओ, अगर एग्जाम में मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं कि 1s 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 और 1s 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 और 1s, और आपसे पूछा जाए कि ये 4 ऑप्शन है, बताओ इनमें से कौन एटॉमिक ऑर्बिटल है और कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या आप बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, सब सेम है। तो फिर अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ये किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे कि इनमें से कौन एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो फिर इस दिक्कत को दूर करने के लिए, ताकि अपन ये पहचान पाए कि कौन एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके लिए एक रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या, ध्यान सुनिएगा। ओवरलैपिंग पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, याद करो, एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा।
एस ने कसम खाई थी जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो यहां भी सिग्मा और यहां भी सिग्मा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन चुका होगा, तो एस एस की बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अब मुझे बताओ एग्जाम में अगर आपको दे 1s और ऐसे दे सिग्मा 1s और सिग्मा 1s, क्या आप बता सकते हो कि कौन एटम के ऑर्बिटल और कौन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है? हाँ, अब आप बोल सकते हो ये दोनों एटम के ऑर्बिटल और ये दोनों। अब रिप्रेजेंटेशन सही हो गया। लेकिन अब एक और बात आती है कि भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो तो दो होते हैं, एक बीएमओ और एक, तो ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये तो मुझे पता है, लेकिन इनमें से एक बीएमओ होगा, एक एबीएमओ। आप बताओ, आपसे पूछे कौन सा बीएमओ कौन एबीएमओ, नहीं बता सकते, दोनों एक ही जैसे। तो उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए भी एक तरीका निकाला गया, और वो तरीका क्या है कि एबीएमओ पे क्या लगा देना है? स्टार, एस्टेरिक लगा देना है, स्टार लगा देना है। तो जिस भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे हमें स्टार दिखेगा हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? एबीएमओ। और जिस पे स्टार नहीं दिखेगा उसको क्या मानेंगे? बीएमओ। क्या ये बात समझ में आ गई अब आपको? अब आगे बढ़ते हैं, बताइए एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो इसका नाम भी सिग्मा और इसका नाम भी सिग्मा, पर ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसके साथ क्या लगा दूंगा? स्टार। लोअर एनर्जी वाला बीएमओ, हायर एनर्जी वाला एबीएमओ। पीएक्स और पीएक्स, बताओ पीपी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा पाई या दोनों? याद करो, ओवरलैपिंग याद होनी चाहिए, अब इसके बिना काम नहीं। पीपी से दोनों बॉन्ड बन सकते हैं, पीपी से सिग्मा भी बन सकता है और पीपी से पाई। पीपी में जब एक से एक टकराता तो सिग्मा और दो से दो टकराते तो पाई। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सिग्मा बनाएगा और कौन पाई बनाएगा? उसके लिए जरूरत पड़ती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की। अगर आपको बोल दे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? एक्स, तो इसका मतलब है ये क्या बनाएंगे? सिग्मा, और बाकी दो पाई, क्योंकि ये एक्सिस पर होगा और बाकी दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगे। मान लो आपको बोले ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा, और बाकी दो क्या बनाएंगे? पाई। और मान लो बोल दे एग्जाम में कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा, और बाकी दो क्या बनाएंगे? पाई। तो अगर आपको एग्जाम में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिख के दे दे तो आप एक्सिस के हिसाब से समझ जाएंगे कि कौन सिग्मा बनाएगा और कौन पाई बनाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में कुछ लिख के देगा नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो बेटा एनसीईआरटी में एक बात मेंशन्ड है कि जेड को हमें क्या मान के चलना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगर कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे दे, जैसे एक्स दे दे तो ये सिग्मा बाकी दोनों पाए, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल दे तो ये सिग्मा बाकी दोनों पाए, और इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल दे तो ये सिग्मा बाकी दोनों पाए। लेकिन अगर कुछ लिख के दिया ही नहीं तो आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको मानना है? जेड को। तो जेड अगर आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो जेड वाले से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा, और बाकी दो से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। अब इनमें से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब ये जो 10 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सर में गए, मिक्स हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, और इन्होंने 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार कर दिए। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये अफबाउ रूल, पॉलिश रूल, हंट्स रूल हर किसी को क्या करेंगे बेटा? फॉलो करने वाले हैं। तो यहां पर ये कंडीशन हम लोगों ने देखी कि ये 10 ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, जिनकी जरूरत हमें पड़ने वाली, उसका हमने फॉर्मेशन समझा थ्योरेटिकली। अब इसी को डायग्राम के फॉर्म में एनसीईआरटी लिखता है। डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखता है मैं आपको थोड़ा हिंट दूं। जैसे एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। तो अब हम ऐसे डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पर उस पर आते हैं थोड़ी देर के बाद। अब मैं एक और बात बोल रहा हूं, आपको ध्यान सुनते जाइएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन अभी जो शुरू वाली बातें कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में सारे दिया हुआ है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हालांकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अटेंटिव होकर सुनते रहना, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत में फंसेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, ठीक है, और इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो ध्यान सुनते रहिएगा। एक बात बोल रहा हूं बेटा, दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, ये सुना होगा आपने फिजिक्स में कई बार। तो ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? वेव थ्योरी। ये वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान सुनना, कि मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, और दोनों ने कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाया, कौन से नाम का? ए बी नाम का, डायटोमिक मॉलिक्यूल बना दिया ए बी। अब अगर मैं यहां पर दो चीजें आपको शो कर रहा हूं, एक नाम में लिख रहा हूं साई और एक नाम में लिख रहा हूं साई स्क्वायर। क्या नाम लिख रहा हूं बेटा? साई और साई स्क्वायर। सुनते आना, साई का मतलब कहा जाता है वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं साई को? वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर को बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये दोनों नाम आप कहीं पे मार्जिन मार्जिन में ऊपर लिख लें। साई को क्या बोलेंगे बेटा? वेव फंक्शन। साई इधर देखो, साई।
पी साइलेंट, ठीक है ना, साई। तो साई को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे त्रिशूल से, ठीक है ना। तो साई को बोलते हैं बेटा वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको दोनों को मेंशन कर लें। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आपको गिवन है, वहां पर ये सारी बातें लिखी हुई है, बट इसका भी यहां यूज आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देके निकल जाते हैं ताकि अपने काम काम की बातें समझ में आ जाए। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब पहली बात यहां पर यह समझनी है, ध्यान सुनिएगा, कि ये फंक्शन वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग क्या है। मैथ सब लोगों ने 8th 9th 10th 6th 7th में करी होगी। ये होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब किसी पे डिपेंडेंट और उसकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू, अगर वो वैल्यू पता चल जाए, एक्स की वैल्यू पता चल जाए, तो उसको यहां सब्स्टिट्यूट करके आप उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन और कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन बता रहा है कि इसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इसको निकालने का होता है। हमें उस पर जाना नहीं है खैर, बट एक मीनिंग अपने को समझना था कि फंक्शन जो यहाँ पर वर्ड है वो क्या बता रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, वेव फंक्शन। सुनते जाना, वेव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। आप जब कोई वेव बनाते हो तो वेव में एक टर्म आती है एम्पलीट्यूड। क्या आता है, द क्रेस्ट ऑफ द वेव और द ट्रफ ऑफ द वेव इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, डेफिनेशन होती है ना। तो जो एम्पलीट्यूड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेव फंक्शन। ध्यान सुनिएगा, मान लो जो ए है, ये ए का वेव बनाया मैंने, और मान लो यहां पर मैंने बी का वेव बनाया, ठीक है। अब इस वेव पे जरा ध्यान देना, ये वेव का क्या है, क्रेस्ट है कि ट्रफ है बेटा, क्रेस्ट। ये क्या है, ट्रफ। ये क्या है, क्रेस्ट। ये क्या है, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, इस पूरे टॉपिक में प्लस और माइनस जब भी दिखाया जाएगा, वो प्लस और माइनस को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन समझने की गलती नहीं करनी है। वो प्लस और माइनस किसको बता रहा होगा, फेस को। किसको बता रहा होगा, फेस को, क्रेस्ट या ट्रफ या सेम फेज या ऑपोजिट फेज। जैसे अभी जब इसका प्लस आ रहा है तो इसका भी तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में। और जब इसका ट्रफ आ रहा है तो इसका भी ट्रफ आ रहा है, या इसका माइनस आ रहा है तो इसका भी माइनस आ रहा है, मतलब किसमें बेटा, सेम फेज। याद करो ओवरलैपिंग के समय पे हमने ऐसे डायग्राम बनाए थे, ये प्लस प्लस आने का मतलब क्या होता था, पॉजिटिव ओवरलैप। अगर एक प्लस और एक माइनस आता था तो नेगेटिव ओवरलैप। तो ये जो प्लस और माइनस होते थे, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे, ये फेज बताते थे। इसका मतलब है प्लस प्लस आ रहा है मतलब सेम फेज आ रहा है, और प्लस माइनस आ रहा है मतलब ऑपोजिट फेज आ रहा है। तो यहां पर भी हम लोग फेज के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये सेम फेज है या फिर ऑपोजिट फेज है। ध्यान से देखिएगा। तो अभी मुझे बताओ, दोनों वेव सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, सेम फेज। और इस सेम फेज में ये जो हाइट आपको दिख रही है, जो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, इसको मैं बोलूंगा बेटा साई ए। साई क्या बता रहा है, वेव फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, साई ए, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, साई बी। ए के वेव फंक्शन को हमने नाम दिया साई ए, और बी के वेव फंक्शन को हमने नाम दिया साई बी। और मुझे बताओ, ये दोनों सेम फेज में, ऑपोजिट फेज में, सेम फेज में। तो सेम फेज में क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। तो बेटा यहां पर ये सेम फेज में है, और सेम फेज में जो होता है वो क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान सुनिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या होगा कि ये दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलूं तो बताओ इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ेंगे या कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो इधर जो वेव बनेगा, ये रिजल्टेंट वेव है दोनों का, तो इसका एम्पलीट्यूड उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेव जो आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये रिजल्टेंट वेव जो आ रहा है, इसका ये जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। और ये जो रिजल्टेंट वेव बना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, दो, बीएमओ और एबीएमओ। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सेम फेज में टकराने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसको बोलते हैं बीएमओ। मतलब ये जो वेव फंक्शन बना है, ये किसका वेव फंक्शन बना है बेटा, बीएमओ का। और बीएमओ बनने के लिए बताइए सेम फेज में इंटरफेरेंस होना चाहिए, ऑपोजिट फेज में, सेम फेज में, और उसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा साई ए प्लस साई बी। अच्छा एक और बात, ये दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो तरह से टकरा सकते हैं, सेम फेज में भी और ऑपोजिट फेज में। अब मान लो यही दोनों
अगर ऑपोजिट फेज में टकराते, किसमें टकराते? ऑपोजिट फेज में। मुझे बताओ ये जो है ये एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है बेटा? साई ए, और ये एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है बेटा? साई बी, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ ये दोनों सेम फेज में है या ऑपोजिट फेज में बेटा? ऑपोजिट फेज में। जब एक का क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरे का ट्रफ आ रहा है, जब एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे का क्रेस्ट आ रहा है, इस तरह की बात चल रही है। मतलब ये ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट फेज में यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये दोनों किसमें बेटा? ऑपोजिट फेज में। ऑपोजिट फेज में कौन सा इंटरफेरेंस होगा बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मुझे बताइए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है। बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से अब यहां पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सेम फेज के इंटरफेरेंस से, वो क्या बन रहा था? बीएमओ। और यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एबीएमओ। अब ध्यान सुनना, अब इन दोनों को अगर आप देखो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। लाइन तो ऐसी चपटी दिखेगी फ्लैट, तो अपने को तो थोड़ा सा तो कुछ लाइन दिखानी है यहाँ पर, है ना। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मेरे को ये लिखना है साई ए माइनस साई बी लिखना है। तो अभी मैं ऐसे लाइन में दिखा दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा और इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है। तो रिजल्टेंट वेव ए के हिसाब से आएगा या बी के हिसाब से आएगा? ए के हिसाब से, क्योंकि ये ज्यादा है। तो बस हल्का सा बस ऐसे दिखा देते हैं कि कुछ वेव है, ठीक है। अब ये जो वेव बन के आया ये दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आया है, तो बेटा यहां पर जो इसका ये वेव फंक्शन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साई ए बी एमओ। और ये किसके बराबर होगा बेटा? साई ए माइनस साई बी के। तो बेटा ध्यान सुनना, अब ये थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी क्या बोल रही है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, ये सेम है, ये और ये सेम है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में दो तरीके से टकरा रहे हैं, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तभी तो दो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब सेम फेज में टकराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? बीएमओ। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑपोजिट फेज में टकराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? एबीएमओ। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट साई ए एंड साई बी, त्रिशूल ए प्लस त्रिशूल ए एंड त्रिशूल बी, है ना। लेट साई ए एंड साई बी represent the wave functions. Let psi a and psi b represent the wave functions of a and b respectively. A and b respectively, full stop. When the waves of a and b, when the waves of a and b combine in same phase, combine in same phase, combine in same phase, ब्रैकेट में लिखेंगे इन फेज। इन फेज और आउट फेज ये दो टर्म यूज होती है। सेम फेज को क्या बोलते हैं बेटा? इन फेज। और ऑपोजिट फेज को क्या बोलते हैं? आउट फेज, है ना। तो इन फेज भी लिखवा दिया। when the waves of a and b combine in the same phase, bracket में in phase, bracket close, then constructive interference occurs. Then constructive interference occurs. Then constructive interference occurs. Due to which bonding molecular orbital, due to which bonding molecular orbital BMO is formed. Due to which bonding molecular orbital BMO is formed. Bonding molecular orbital BMO is formed. Having resultant wave function, BMO is formed having resultant wave function, having resultant wave function, ये लिखेंगे resultant wave function में psi BMO is equal to psi A plus psi B, ये इक्वेशन लिखेंगे psi BMO is equal to psi A plus psi B। तो जो BMO का रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा उसको psi BMO से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा बेटा? psi BMO बराबर psi A plus psi B। अब लाइन चेंज करेंगे और ABMO के बारे में लिखेंगे हम लोग, फिर ये ग्राफ दोनों एक साथ बनाएंगे, इक्वेशंस, है ना। बोल रहा हूं स्टेटमेंट, सेकंड वाले के लिए लिखिएगा। व्हेन वेव्स ऑफ A and B combine, when waves of A and B combine
when waves of A and B in opposite phase, combine in opposite phase, ब्रैकेट में आउट फेज, ब्रैकेट में आउट फेज, then destructive interference occurs, then destructive interference occurs, then destructive interference occurs, then destructive interference occurs, and anti-bonding molecular orbital ABMO is formed. Then destructive interference occurs and ABMO is formed, having resultant wave function. ABMO is formed having resultant wave function, ठीक है। और ये इक्वेशन लिखेंगे साई ABMO इज इक्वल टू साई A माइनस साई B, साई ABMO इज इक्वल टू साई A माइनस साई B, having resultant wave function psi ABMO is equal to psi A minus psi B। चले है ना। अब एक काम करें, ये दोनों जो ग्राफ्स बने हुए इन दोनों ग्राफ्स को आप प्लॉट कर लें ताकि आपने जो स्टेटमेंट लिखा वो यहाँ पर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेड दिख रहा है। फिर आगे बात करते हैं इसमें। क्या बेटा क्वेश्चन कहाँ बोला बेटा? हो गया ना स्टेटमेंट तो खत्म। psi ABMO is equal to psi A minus psi B, रिजल्टेंट वेव फंक्शन psi A minus psi B, है ना। अब ये दोनों जो ग्राफ्स बने हुए आपके सामने, डायग्राम्स बने हुए, वेव्स बने हुए, इसको रिप्रेजेंट कर ले कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो वेव थ्योरी से हमने यहाँ पर छोटी सी बात समझी कि भाई बीएमओ का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होगा, और एबीएमओ का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होगा। चलिए, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कशन करे, इसके बाद एक और पॉइंट समझना हमें। मैंने आपको बोला था कि बीएमओ की एनर्जी कम होती है और एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और बीएमओ क्या करता है बेटा, कम एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बीएमओ क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और एबीएमओ क्या करता है बेटा, डिस्टेबलाइज करता है। तो उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा, साई स्क्वायर। ध्यान सुनो, अभी हमने किसको निकाला है, साई को, और अब हमें किसको निकालना पड़ेगा बेटा, साई स्क्वायर को। अब साई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, बीएमओ जो है उसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन किसके बराबर आया बेटा, साई ए प्लस साई बी के। और जो एबीएमओ है उसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन किसके बराबर आया बेटा, साई ए माइनस साई बी के। अब एक बात बताओ, अगर ये साई बीएमओ है और ये साई एबीएमओ है, इनका हमको क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर निकालना है। क्योंकि एक्चुअल में साई क्या बताता है, वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर क्या बताता है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब जरा इसका मतलब समझते पहले कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहना क्या चाहता है। एक बात देखें, ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी के बारे में।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी का कहने का मतलब क्या है, आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक डेफिनेशन आती है ऑर्बिटल की। किसकी डेफिनेशन? ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डेफिनेशन। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेस इन 3 डायमेंशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। तो जब हम साई स्क्वायर निकालते हैं ना, तो साई स्क्वायर से हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या पता चलती है? प्रोबेबिलिटी। तो हम अगर किसी भी चीज का साई स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी वेव फंक्शन का स्क्वायर निकालते हैं, तो उससे हमें यह पता चलता है कि उस ऑर्बिटल के अंदर कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है और कितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है। तो आइए, अगर मुझे बीएमओ का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है और मुझे एबीएमओ का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब स्क्वायर करना है तो ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर किया मतलब इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, और एबीएमओ बराबर ये है तो एबीएमओ का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको बनाए तो क्या वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? हाँ। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आना चाहिए, अब ये नहीं आता खत्म है खेल फिर, है ना? ये क्या होता है बेटा? साई मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अगर अपने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं आता तो उम्मीद ही ना रखें कुछ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं उम्मीद फिर बेटा। 6 क्लास से ये फॉर्मूले पढ़ रहे हो, 12वीं तक अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो 6 साल में, तो अभी 1 साल तो क्या ही कर लोगे फिर। ठीक है। हाँ, तो उम्मीद, झूठी उम्मीद ना रखें फिर। ठीक है। पैसा बचाए, जीवन आपका है, पैसा आपका है, साल आपके हैं, बर्बाद ना करें। साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले आपके सामने निकल गया। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉमन है कि नहीं है बेटा? है। अब मुझे ये पहचानना है कि इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। ये तो बराबर है, और उसी वैल्यू में हमने एक फ्रैक्शन ऐड किया और एक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया। तो इतना तो कोई अंधा भी बता देगा, है ना? ठेले वाले जो होते हैं वो भी भैया बता देंगे कि भैया इसका वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि किसी चीज में कुछ ऐड कर रहे हो और उसी चीज में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा, और ये वाला वैल्यू क्या आएगा? कम। अब ये वैल्यू क्या बता रहा था? ये वैल्यू बता रहा था इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके बीच में खेल चल रहा है वो समझिए। एक्चुअल में यहां पर ये बीएमओ की कहानी देख रहे हैं हम लोग, और यहां पर किसकी कहानी देख रहे हैं बेटा? एबीएमओ की। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। बीएमओ क्या कह रहा है कि ये दो न्यूक्लियस बनाए मैंने। क्या बनाए? दो न्यूक्लियस। क्योंकि आप डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाओगे, O2 बनाओगे, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच में खेल चलेगा। तो ये मान लो दो न्यूक्लियस है और एबीएमओ को भी दो न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है बेटा। यहां दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, बीएमओ में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा आ गया? भरपूर आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। ध्यान सुनो। और यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन कैसा आया? भरपूर आया कि ना के बराबर आया? ना के बराबर। कम आएगा, इसके मुकाबले वहां कम आएगा। तो हुआ क्या कि बेटा ये जो न्यूक्लियस थे ना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज था? प्लस और प्लस। हम लिख नहीं रहे प्लस, ठीक है? ये दोनों न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज था? प्लस। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते कि रिपेल करते? रिपेल। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्शन। तो अभी इनमें पहले जब इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो इनके बीच में रिपल्शन था, लेकिन इधर प्लस के बीच में भरपूर इलेक्ट्रॉन आ गया। दो प्लस थे, दोनों के बीच में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो आपस में लड़ना छोड़ देंगे। ध्यान किस पे चले जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे। नहीं, क्या अभी भी लड़ते रहेंगे? नहीं ना। खूब इलेक्ट्रॉन है, भरपूर है, बोले तू भी इलेक्ट्रॉन के मजे ले, मैं भी इलेक्ट्रॉन के मजे लेता हूं। तो हाँ, वाह, 51 तोपों की सलामी तुझे। ठीक है। तो भैया दोनों न्यूक्लियस पहले लड़ झगड़ रहे थे और दोनों के बीच में भर दिए क्या? इलेक्ट्रॉन। तो भैया प्लस और माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन चालू हो जाएगा भैया। रिपल्शन विपल्शन का मामला खत्म। जब आपस में लड़ने ही बंद कर दिया, इनका ध्यान ही किसी तीसरी चीज पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टेबल हो गए। स्टेबल हो गए ना, क्योंकि जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी, और एनर्जी रिलीज तो स्टेबल। अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है,
अब ये समझ ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, फिर बेकार है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, मतलब चुल्लू भर पानी भी ज्यादा फिर उसके लिए। तो ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो बीएमओ में हमने क्या बोला, बीएमओ ने एनर्जी रिलीज करते 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 खुद की एनर्जी क्या कर ली, कम, कम हो गई ना, एनर्जी रिलीज हो गई, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। वही पॉइंट अपन ने लिखा था, तीसरे नंबर पे निकालो। अब तीसरा पॉइंट आ गया बिल्कुल दिमाग में खतरनाक तरीके से। अब ये इसके बाद भूल जाओ, धिक्कार है जीवन पे तुम्हारे। तो बीएमओ कैसा होता है, लोअर इन एनर्जी, लोअर इन एनर्जी, और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि बीएमओ में एनर्जी कम क्यों होगी, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब यहां आ गया एबीएमओ, इधर देखो, वो दो न्यूक्लियस वापस से भिड़े पड़े थे, पहले तो खुद ही लड़ रहे थे, बीच में इलेक्ट्रॉन जरा सा रख दिया, अब तो और ज्यादा लड़ाई होगी। पहले तो बस एक दूसरे से परेशान थे, और वो जरा सा इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब तो और खतरनाक जंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो उधर से जूते मारेगा, वो अट्रैक्शन करने आएगा, ये जूते, मतलब अब लड़ाई इंटेंस हो जाएगी। क्यों, तो अब यहां पर बताओ, यहां पर ये अट्रैक्शन करेंगे कि रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन। जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जब जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब ये डिस्टेबलाइज करने वाला है, और इसीलिए बीएमओ की एनर्जी कम होती है और एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा, और ये होता है स्टेबल और ये होता है अनस्टेबल। यही बातें हमने लिखी थी, और इसको समझने के लिए हमको किसकी वैल्यू देखनी पड़ती है बेटा, साई स्क्वायर की। जिसका साई स्क्वायर ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया है बीच में, और जिसमें साई स्क्वायर कम उसमें इलेक्ट्रॉन कम आया है बीच में। ये बात कहना चाह रहे थे हम लोग इतनी देर से। तो अब एक काम करेंगे, दो इक्वेशन आप लिख लेंगे, है आगे, मतलब यही चल रहा है, क्यों है, हाँ, तो वहां ऐसे स्टेबल नहीं कराते, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। हम्म, एक वो ऐड आता पहले, टीवीएस स्कूटी का आता था, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, जैसे कुछ आता ना वैसे, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। थोड़े बहुत मजे तो जीवन में अपना भी अधिकार बनते हैं। हाँ, लिख ली इक्वेशन बेटा, है ना। अब ये इक्वेशन के अंदर जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है ना, कि ये बीएमओ में न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन कम होगा तो स्टेबल होगा, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ स्टेटमेंट के फॉर्म में। डायग्राम चाहो तो दोनों बना लेना आप, और डायग्राम के नीचे लिख लेना, बीएमओ वाले साइड में बोल रहा हूँ लिखेगा, अरे डायग्राम बना लेना, इक्वेशन जो बोल रहा हूँ वो लिखो पहले, लिखेगा, है ना। इन केस ऑफ बीएमओ, in case of BMO, the electron density, in case of BMO, the electron density between, the electron density between the two nucleus is more. Electron density between the two nucleus is more. Hence, hence, the repulsion is less. Hence, the repulsion is less. ब्रैकेट में लिख लेना between nucleus, है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिपल्शन की बात चल रही है। Hence, the repulsion is less, ब्रैकेट में between nucleus, bracket close. Hence it is more stable, hence it is more stable। तो इसीलिए बीएमओ क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। और एबीएमओ के साइड में लिख लेना, इन एबीएमओ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, in ABMO the electron density between the two nucleus is negligible,
Electron density between the two nucleus is negligible. Hence, the repulsion between nucleus is high. Hence, the repulsion between nucleus is high. Repulsion between the nucleus is high, and they are unstable. And they are unstable. ठीक है, तो ये पूरी कहानी अपन ने समझी कि यहां पर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है, ये सारी कहानी एक जगह दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर कर लीजिएगा और एक जगह दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना के बराबर। और ये शब्दों को ध्यान देना है ना, मैं आगे अभी डायग्राम बनाने जाऊंगा तो उस डायग्राम में मैं क्या बोलूंगा कि जब बीएमओ बनेगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी बेटा? भरपूर। और एबीएमओ जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर। एक बात और सुनो, अगर दो न्यूक्लियस के बीच में, ध्यान सुनना है ना, एक शब्द हम लोग यूज करेंगे और वो शब्द क्या होगा बेटा? नोड। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में आप नोड का मीनिंग सुनते हैं। नोड वो होती है जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां बताइए दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है या भरपूर है? इसका मतलब यहां पर कोई भी नोड नहीं है, ये लिखना नहीं है अभी, है ना। और यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है, तो इसका मतलब है यहां पर कौन है बेटा? नोड। तो यहां पर कितना नोड आ गया? वन नोड आ गया या वन नोडल प्लेन आ गया। इस तरह की बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने यहां पर ये जो लिखा था, इधर देखो 1s, तो मैंने बोला था कि अपन इसको क्या करेंगे बेटा? डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल। तो अब ये सारे डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। इसको हम लोग इन सब के बारे में, इनके फॉर्मेशन को डायग्राम से समझेंगे, किसमें नोड 0 है, किसमें नोड 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं इसको बेटा। सबसे पहले इसमें वैसा ऑप्शन नहीं आता है, कौन सा वाला? अब स्लाइड आगे पीछे करने वाला। अपलोड नहीं करनी है, ये वाली स्लाइड बाद में लानी, वो वाली स्लाइड पहले लानी, ऐसा तो होता नहीं। टीना चौलवे है, इस पे होता है। फिर से नया आ गया भाई तो। कोई बात नहीं, क्या फर्क, डायग्राम ही तो बनाना है ना। नहीं वो स्टोर तो हो गई होगी, पर वो फिर भी ढूंढना पड़ेगी, मतलब नहीं है, इतना समय काहे बर्बाद करें। चल आइए ना, तो अब हम डायग्राम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा ना, पहला केस बता रहा हूं आपको बेटा। 1s और 1s जब कंबाइन हो रहे थे, ध्यान सुनिएगा, 1s और 1s जब कंबाइन हो रहे थे तो 1s दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं। एक तो 1s कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, और एक कंडीशन हो सकती है कि 1s और 1s कैसे इंटरफेयर करें बेटा? डिस्ट्रक्टिवली। हमने वो जो वेव के बारे में लिखा था कि दो वेव, जो ए और बी के दो वेव हैं, एक बार तो वो सेम फेज में आ सकते हैं, एक बार ऑपोजिट फेज में आ सकते हैं। तो जब ये सेम फेज में आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव, और जब ऑपोजिट फेज में आएंगे तो डिस्ट्रक्टिव। सुनते जाइएगा ध्यान से ना। ये जो एस होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। तो अपन ने स्फेरिकल बनाया। दो सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल जब टकराएंगे, तो दो 1s जब टकरा रहे हैं तो एक बार बीएमओ बनाएंगे और एक बार एबीएमओ। तो अपन उन दोनों को अलग अलग से पढ़ रहे हैं, एक बार बीएमओ और एक बार एबीएमओ। अब देखो यहां पर मैंने लगाया प्लस और यहां पर लगाया मैंने प्लस। ये क्या बता रहा है? प्लस फेज। इसको न्यूक्लियस में समझना। न्यूक्लियस कौन है? ये डॉट है, ठीक है ना। तो दो न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस बताइए एक दूसरे की तरफ जब आ रहे तो सेम फेज में आ रहे हैं, ऑपोजिट फेज में? सेम। और मान लो इसको मैंने प्लस बोला और इसको माइनस बोला, तो ये क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट फेज। तो सेम फेज में आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑपोजिट फेज में आएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन बनेगा? बीएमओ। डिस्ट्रक्टिव से कौन बनेगा? एबीएमओ। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर या भरपूर? भरपूर। इनकी दोनों की डेंसिटी ऐड हो जाएगी। ये वाला प्लस और ये वाला प्लस जुड़ जाएगा तो लोब का साइज बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये जो डायग्राम बन के आएगा ना, ये ऐसा बन के आएगा।
ये पहले वाले का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस, इसका प्लस और प्लस जुड़ गए, ये प्लस प्लस आ गया, यहां पर लोब का साइज जो है ना वो बल्कि हो गया, कैंसिल होने के बजाय ये दोनों ऐसे जुड़ गए। और इसका मतलब 1s के कॉम्बिनेशन से कौन बनेगा, 1s और ss ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। अब बताइए यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच की कहानी समझिए, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है या भरपूर है, भरपूर। इसका मतलब है नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला केस देखिए। अभी 1s और 1s आ रहे हैं सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट, ऑपोजिट, 1s ऑपोजिट में, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो यहां पर बीएमओ बनेगा कि एबीएमओ, एबीएमओ। अब जरा इसको ऐसा समझना, रामायण महाभारत देखा हो तो तीर आते दो, उड़ते तीर, एक तीर इधर से उड़ा, एक इधर से उड़ा, गायब। क्योंकि एक का प्लस आ रहा है एक का, तो बीच की डेंसिटी गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इधर का ये जो कर्व है ना, ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन इधर का कर्व गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे इधर का कर्व भी ऐसे ही रहा, बट इधर का कर्व जो टकरा रहा था ना, वो दोनों टकरा के बीच में गायब हो जाएंगे। ये पहले वाले का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस, इसका प्लस इसका माइनस। बस ये प्लस और माइनस दिखाना इसीलिए ताकि हमें समझ में आ सके कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था, बट दोनों टकरा के बीच में ऐड नहीं हुए, कैंसल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, और क्या हो गया बेटा, 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या ना के बराबर है, ना के बराबर। तो यहाँ पर नोड आ गया बेटा 1, ये पूरा नोडल प्लेन आ गया। 1s के कॉम्बिनेशन से 1s बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा ये, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरीके से केस नंबर 1 के बाद आते हैं केस नंबर 2 पे। एक तो 1s का कॉम्बिनेशन था, उसके बाद किसका कॉम्बिनेशन था बेटा, 2s का। तो बेटा 2s का कॉम्बिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो ये 2s आ गया, और यहां पर भी ये 2s और 2s आ गया। अब मुझे बताओ ये 2s यहां पर भी 2s, दो सेम एनर्जी और सिमेट्री वाले ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस। और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, इसका प्लस और प्लस, ये सेम फेज या ऑपोजिट फेज, सेम फेज। और यहां पर लिख रहा हूं मैं प्लस और यहां लिख रहा हूं माइनस, ये क्या है बेटा, ऑपोजिट फेज। अच्छा, ये दोनों जब सेम फेज में टकरा रहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बीएमओ और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एबीएमओ। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड। मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी भरपूर, और यहां पर ना के बराबर। डायग्राम वैसे ही बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ऐसे तो है, बस नाम बदल जाएगा। तो यहाँ जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा, ये दोनों के न्यूक्लियस, दोनों के बीच में प्लस, सिग्मा 2s, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है, तो नोड कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ इसकी डेंसिटी, इसका तीर और इसका तीर आपस में कैंसल हो गए, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। ये नोड आ गया, ये न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस माइनस, ये नोड का वैल्यू डेवलप हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पर क्या नोड की वैल्यू आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी। यहाँ पर नोड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या बनती है, पीपी वाली। अब एक बार बताओ, पीपी की जब कंडीशन आती है तो हम उसमें 3 तरह के केस